सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं पढ़ाने आया हूँ आपको केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर आज से, सॉल्यूशन बिलियन। और आज हम बात करेंगे इसके करीब जो है 35 से 40 मिनट में पूरा फुल ऑफ लेक्चर क्लास, मतलब कि क्या क्या हमें जो है बिलियन में पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, किस किस क्रम से हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्या क्या टॉपिक होगी। तो आज के जो ये टाइम है, ये जो लेक्चर क्लास है, इसमें आपको पूरी नॉलेज जो है इस पर मिल जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल से इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को शुरू करेंगे और बिलियन को धीरे धीरे खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आज जैसा कि हम जान रहे हैं पहला चैप्टर हमें पढ़ना है बिलियन। बिलियन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो देखिए, बिलियन वैसे हमें बचपन से ही मालूम है, हमने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा हुआ है कि बिलियन की डिफिनीशन क्या होती है। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। तो ये बिलियन के बारे में पढ़ना है। बिलियन होते कितने प्रकार से, किस किस प्रकार। तो अगर हम बात करें तो भाई बिलियन की, तो बिलियन होता है दो, जिसमें दो मूल रूप से घटक पाए जाते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। इन दो घटकों से मिलकर बना होता है कि एक को हम विलेय कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है। अब इन दो विलेय विलेय और विलायक से मिलकर कौन बन रहा है, बिलियन। यानी कि हो सकता है विलेय गैसीय अवस्था में हो सकता है विलेय द्रव अवस्था में हो सकता है विलेय ठोस अवस्था में। इसी तरह से विलायक भी क्या हो सकता है, गैसीय अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में। इन तरीकों से ये हो सकता है। तो अगर हम ये बात करें कि भाई कि अगर इनमें गैस को लेके चलें तो तीन इसके मिल जाएंगे, फिर द्रव को लेके चलें तो तीन इसके, और फिर ठोस को लेके चले तो तीन इसके मिल जाएंगे। यानी कि कितने प्रकार मिलेंगे हमें, 9 प्रकार से। तो इसका अध्ययन करना है कि भाई विलेय गैस होगा और विलायक गैस होगा तो क्या बनेगा, विलेय गैस होगा और विलायक द्रव होगा तो क्या बनेगा, विलेय गैस होगा तो विलायक ठोस होगा तो क्या बनेगा, विलेय अगर द्रव होगा और विलायक गैस हुआ, विलेय अगर द्रव है और विलायक द्रव हुआ, या फिर द्रव का ठोस से हुआ, या फिर विलेय के ठोस से विलायक का गैस हुआ, या ठोस के द्रव से हुआ, या ठोस के ठोस से हुआ। इस प्रकार से जो 9 प्रकार का सामने आ रहा है, इसका हम अध्ययन इंडिविजुअल आगे चल के करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी जान लेते हैं कि ये विलेय होता क्या है, विलेय किसे कहते हैं। भाई की विलियन में वो छोटा घटक, वो छोटा घटक जिसे जिसे क्या कह रहे हैं, घोला जाता है, जिसे घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। एक छोटी सी डिफिनेशन हो जाती है भाई, छोटा घटक होना चाहिए और दूसरा रूप से घोला जाए, मतलब कि वो स्वयं, यानी कि, या फिर हम इसे कहते हैं कि बिलियन में जो घुलता है, बिलियन में जो घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, वही क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। ये डिफिनेशन हो गई हमारी किसकी, विलेय की हो गई। अब आगे चल के हम देखेंगे कि भाई विलायक क्या होता है। तो विलायक की हमारी क्या डिफिनेशन मिलेगी, तो वो बड़ा घटक जिसमें जिसमें घोला जाता है, घोला जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान रखेंगे, छोटा घटक तो यहाँ क्या होगा, बड़ा घटक। जिसे घोला जाता है तो विलायक में क्या होगा, जिसमें घोला जाता है। ये टॉपिक और ये बात आप हमेशा क्लियर रखेंगे, किसी भी को पकड़ ले। जैसे द्रव में किसी ठोस को घोला जाए तो ठोस हमारा विलेय होगा और द्रव हमारा क्या होगा, विलायक होगा। या फिर हम कहें कि किसी द्रव में किसी गैस को घोला जाए तो द्रव हमारा विलायक होगा और गैस हमारा क्या होगा, विलेय होगा। क्लियर है। या ठोस में ही किसी ठोस को घोला जाए। अब ठोस में ठोस को कैसे घोल सकते हैं, डायरेक्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका यूज किससे करेंगे, टेम्परेचर से करेंगे, ताप के आधार पर। जब पीतल बनाते हैं ना, तांबा और जिंक का मिला के मिश्रण, तो पीतल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जो है हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भाई दोनों को आपस में मिला के, पिघला के, मिश्रित करके उसे जो है नया रूप ले लिया जाए, नया विलयन बना लिया जाए। तो ये तो बात हो गई कि वो बड़ा घटक जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलायक। या फिर हम कहें बिलियन, विलयन में जो घोलने, विलेय के घोलने का कार्य, विलेय को घोलता है, को घोलता है। ठीक है। जो घोलता है या विलेय को घोलता है, या फिर हम कहें कि विलेय को घुलनशील बनाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है।
उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको ये पूरी बात स्पष्ट हो गई होगी कि कौन विलेय है, कौन विलायक, और इन्हीं विलेय विलायक से मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। एक बात यहाँ पे हम जरूर ये बात बता देना चाहेंगे कि विलयन में मुख्यतः हमने कहा कि मुख्यतः दो घटक होता है, दो घटक होता है, जिसमें से एक का नाम हमें डिसाइड करना है कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही घटक हो भाई, 3 घटक भी हो सकते हैं, 4 घटक भी हो सकते हैं, 5-6 घटक भी हो सकते हैं, कई घटक हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, शरबत अपना एक विलयन है, तो हमने विलयन शरबत बनाने के लिए क्या क्या यूज किया, हमने पानी यूज किया, हमने नमक यूज किया, हमने चीनी यूज किया, हमने नींबू यूज किया, हमने चाहा तो दही भी यूज कर लिया और दही को घोल के जो है शरबत बना दिया। तो यहाँ जो 5-5 घटकों का मिश्रण आ रहा है, तो याद रहे कि अगर 3 या 3 से अधिक घटक हुए तो उस केस में क्या करेंगे, 3 या 3 से अधिक घटक हुआ तो उसमें क्या करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 3 या 3 से अधिक घटक में विलायक तो केवल एक ही होगा। जैसे हमारे पास 4 घटक है तो विलायक एक होगा और बाकी जो 3 होंगे वो विलेय कहलाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है और ये पहचाना। अगर बहुत सा, जैसे हमने शरबत का भी उदाहरण लिया था, इसमें हमने कहा कि भाई हमने पानी यूज कर लिया, नमक यूज कर लिया, चीनी यूज कर लिया, नींबू यूज कर लिया और दही यूज कर लिया, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में किसका यूज किया, पानी का। तो हमारा पानी ही क्या होगा, विलायक। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जल अगर कहीं भी है, जल अगर कहीं भी है, कैसा भी है, तो हमेशा किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। रेयर कंडीशन होता है कि वो कहीं विलेय का कार्य कर ले, रेयर कंडीशन। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल, इस अल्कोहल के केस में जो अल्कोहल प्लस जल होता है, तो अल्कोहल में अल्कोहल विलायक का कार्य करता है और जल क्या करता है, विलेय का कार्य कर लेता है। तो ये अलग टॉपिक हुआ, ये अलग बात हुआ, तो इसकी बात करेंगे। बाकी जल जहां भी होगा, कहीं पे भी होगा, वो जल हमेशा किसका कार्य करेगा, विलायक का कार्य करेगा। चलिए ये बातें क्लियर होगी। हमने जाना विलयन के बारे में, विलेय विलायक के बारे में, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 9 प्रकार के हो सकते हैं, कौन विलेय है, कौन विलायक है, कैसे कैसे हम उसको केसेस ध्यान रखना है, इसकी बातें हमने कर ली। आगे इसके बाद हम पढ़ना जब शुरू करेंगे तो हम पढ़ेंगे भाई विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार हम किसके आधार पर बात कर लेंगे, पहले घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, यानी घुलनशीलता के आधार पर हम पता करेंगे कि भाई विलयन कितने प्रकार का होता है। तो विलयन 2 प्रकार का होता है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो यहाँ पे हमने देखा है घुलनशीलता के आधार पर हमारा विलयन 2 प्रकार का है, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। तो तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की सांद्रता, विलेय की मात्रा या सांद्रता कम हो, और दूसरा सांद्र विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा या सांद्रता क्या हो, अधिक हो। आप लोग जब अपने स्कूल में लैब में जाते हैं तो वहां पे आप लोग देखते हैं कि एक जगह लिखा रहता है तनु HCl, एक जगह लिखा रहता है सांद्र HCl, स्टिकर चिपका रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये तनु किस हिसाब से, सांद्र किस आधार पर है। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर कहें तो 40%, 40% से कम सांद्रता हुआ तो वो तनु होता है, और 40% से अधिक सांद्रता हुआ तो वो क्या होता है, सांद्र होता है। ये अपना केमिकल लैब का जो मानक रखा गया उसके आधार पर है। उसके अतिरिक्त हमें तनु विलयन और सांद्र विलयन हम कभी भी इंडिविजुअल एक को पकड़ के नहीं बता सकते कि ये तनु है कि ये सांद्र है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। आप तनु और सांद्र विलयन तभी बता पाएंगे जब आप 2 विलयनों का आपस में कंपेयर करेंगे। 2 विलयनों में कौन तनु है कौन सांद्र है यही बताया जा सकता है। जैसे सपोज करते हैं, एक मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास जो है 100 ml जल के 2 पात्र हमने ले लिए, 100 ml जल का हमने 2 पात्र ले लिए। अब हमने क्या किया कि इसमें जो है हमने 10 ग्राम NaCl मिला दिया, 10 ग्राम हमने क्या किया इसमें NaCl, और इसमें हमने जो है 15 ग्राम NaCl मिला दिया।
अब तुरंत आपसे हमने पूछा बताइए भैया तनु विलयन कौन है और सांद्र विलयन कौन है, तो फटाक से आपने ये डिफिनेशन के आधार पर देखा विलय की मात्रा सांद्रता है कम होनी चाहिए, तो दोनों में कम कहाँ है, यहाँ पे विलायक क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, दोनों बराबर है 100, तो ये 10 है ये 15, आपने फटाक से बता दिया कि कौन है तनु विलयन, ये क्या है तनु और ये क्या है सांद्र विलयन। ठीक है, आपने तुरंत बता दिया ये तनु हो गया और ये सांद्र हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि चलिए भैया आप इसको हटाइए, जो कि तनु विलयन था, अब इसको हटा दीजिए, अब वही सांद्र विलयन जो था 100 ml जल में 15 ml लिया था, अब इसकी तुलना इससे कराते हैं कि 100 ml जल में 20 ग्राम NaCl लगा देते हैं। अब बताइए इनमें और इनमें कौन तनु और कौन सांद्र है, तो आपने देखा कि अब जो सांद्र हुआ करता था वो अब सांद्र नहीं रहा, अब क्या हो गया इसके सापेक्ष क्या हो गया तनु हो गया, इसके सापेक्ष क्या हो गया तनु हो गया। तो ये तनु कौन है सांद्र कौन है, मैंने फिर से बता दिया कि तनु और सांद्र की पहचान आप कैसे करेंगे, तो तुलना करके करेंगे, दो विलयनों को आपस में कंपेयर कराइए और उसके बाद बताइए कि कौन है तनु और कौन है सांद्र। यहाँ पे मैंने लिखा है विलय की मात्रा और सांद्रता कम होनी चाहिए, विलय की मात्रा सांद्रता अधिक होनी चाहिए, ये भी नहीं, इसके अतिरिक्त भी अगर हम कह दें कि भाई विलय की मात्रा और सांद्रता हमने इक्वल रख लिया, यानी दोनों में बैलेंस रख लिया कि भाई 10 ग्राम NaCl ही मिलाएंगे और इसमें 20 ग्राम NaCl मिलाएंगे, ये बात फिक्स है। लेकिन माफ करिएगा इसमें भी 10 ग्राम और इसमें भी 10 ग्राम NaCl, यानी विलय की मात्रा हम फिक्स करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि भाई विलायक की मात्रा हमें क्या करनी है, चेंज कर देनी है। विलायक एक में मैंने 100 ग्राम 100 ml ले लिया जल और एक में हमने 80 ml जल ले लिया। अब आपको बताना है कि कौन तनु है कौन सांद्र, तो यहाँ पे देखिए विलायक के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर विलय बैलेंस अवस्था में है तो जो अधिक विलायक होगा वो तनु हो जाएगा और जो कम विलायक होगा वो सांद्र हो जाएगा। ये केस मतलब कि आप अपने विवेक से कंपेयर कर सकते हैं भाई कि कौन तनु है कौन सांद्र है, ये आप अपने स्वेच्छा से। इसका बहुत ही यूज है इस चैप्टर में विलयन में, अगर ये केस आपने अच्छे से समझ लिया ना कि कौन तनु और कौन सांद्र है, तो आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है आगे चल के बड़े अच्छे से इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा घुलनशीलता के आधार पर तनु विलयन और सांद्र विलयन, जिसे हम केवल कंपेयर करके ही बता सकते हैं, यानी कि तुलना करके ही बता सकते हैं। दूसरी आता है भाई कि दूसरा आता है हमारा कि विलयन के प्रकार, तो विलयन 3 प्रकार का माना गया है। एक हुआ हमने असंतृप्त विलयन, एक हुआ हमारा संतृप्त विलयन और एक हुआ हमारा अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे हमें ये पहचानना है कि भाई कौन असंतृप्त विलयन कहलाता है, कौन संतृप्त विलयन कहलाता है और कौन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये इसके बारे में आगे चल के हमें पढ़ना है, तो ठीक है इसके बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मान लेते हैं चलिए हमारे पास एक विलायक है, जल है और उस जल में हमें नमक मिलाना है। ठीक है, क्या हम जल में नमक की अधिकतम सीमा मतलब अनंत सीमा तक उसे घोल सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। अगर ऐसा होता तो एक लोटे पानी में 1 बोरिया नमक घुल जाता, यानी अगर नमक का अगर कहीं विशाल मात्रा रखा है, आपने 1 बूंद भी नमक भेज दिया तो पूरा का पूरा नमक को ही घोल के मतलब गला देता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। यानी कि एक जो अपना विलायक है उसकी अपनी एक रेंज है, एक कैपेसिटी होती है किसी विलय को घोलने की, यानी विलय की भी अपनी कैपेसिटी होती है कि वो कितने विलायक से घुलेगा, ये कैपेसिटी होती है। तो उसी कैपेसिटी के आधार पर, यानी कि उसी के आधार पर हम जो है विलयन को 3 भागों में बांटने जा रहे हैं। एक हमारा कहलाएगा असंतृप्त विलयन, दूसरा कहलाएगा संतृप्त विलयन और तीसरा कहलाएगा अति संतृप्त विलयन। यानी कैसे, जैसे इसको एक और एग्जांपल से लूंगा मैं। जैसे मैं कहूँगा कि भाई आप हैं और आप जनरली 6 रोटी खा लेते हैं, 6 रोटी जैसे ही खाते हैं आपका पेट भर जाता है। कुछ लोग 2 ही रोटी में पेट भर जाता है, किसी का 4, किसी का 6, किसी का 8, कुछ तो ऐसे होते हैं भैया जब तक उन्हें 12 रोटी नहीं मिलेगी तब तक तो पेट ही नहीं भरता, है ना। तो सबका अपना, तो यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं ये विलयन है और जो रोटी खाई जा रही है ये हमारी हो गई विलय, और सबकी जो कैपेसिटी है खाने की यानी पेट भर के खाने की वो
कैपेसिटी क्या है, वही हमारी जो है असंतृप्त, संतृप्त या अतिसंतृप्त होगी, यानी ये विलयन का वो है। अब सपोज करते एक लड़के को मैंने पकड़ा और उससे मैंने कहा कि भाई कितनी रोटी खाते हो, कहा सर 4 रोटी खाता हूँ, पेट भर जाता है। मैंने क्या किया, उसे 2 ही रोटी खिलाया। जैसे ही 2 रोटी खिलाया तो क्या हुआ, उसने कहा सर अभी भी भूख लगी है। सर उसको तो अभी भी भूख लगी है, इसका मतलब वो कैसा है, असंतृप्त है, मतलब अभी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला भूख से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है 4 रोटी लो खा लो। जैसे ही उसने 4 रोटी खाया अब वो कैसा हो गया, वाह सर पेट मतलब आराम से संतृप्त हो गया। मैंने कहा नहीं 2 रोटी और खाओ, मतलब 4 रोटी के बजाय आप 6 रोटी खा। बेचारा कैसे भी कैसे करके 5 रोटी खाया, 6 रोटी खाया। फिर उसको जबरदस्ती मैंने जो है एक और रोटी खिला दिया, यानी टोटल 6 रोटी खिला दिया, यानी वो तो भैया अति संतृप्त विलयन हो गया। समझ में आया? यानी सीधी सी बात है कि विलयन में जो विलायक है वो विलय को क्या करता है, घोलता है। तो विलायक की एक निश्चित मात्रा की कैपेसिटी होती है कि वो विलय को कितना घोलेगा। अगर विलायक विलय को पूरी तरीके से मतलब विलायक जितने हमने विलय की मात्रा को नहीं रखा है तो हमारा विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त कहलाएगा। अगर विलायक की कैपेसिटी जितना हमने विलय को मिलाकर घोल दिया तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और अगर विलायक की कैपेसिटी से भी ज्यादा हमने विलय उसमें डाल दिया तो कुछ विलय तो घुल जाएंगे और कुछ विलय अभी नहीं घुले रहेंगे, वो तैरते रहेंगे विलयन में। तो ऐसा केस हमारा क्या कहलाएगा, अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो था विलयन के प्रकार। अब आते हैं भाई विलयता पर। अभी हमने जो संतृप्त विलयन पढ़ा, यानी संतृप्त विलयन कौन होता है कि विलायक की कैपेसिटी के अनुसार हम उसमें क्या घोल दें, विलय घोल दें। विलायक की कैपेसिटी के अनुसार हम क्या घोल दें, तो विलय घोल दें। तो हमारा अगला टॉपिक आता है विलयता। ये विलयता क्या होता है, तो हमें ये कंपेयर करना है कि भाई विलायक की कितनी क्षमता है। 100 ग्राम या 100 ml में 100 ग्राम या 100 ml विलायक की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने विलय को घोल पाएगा, यही कौन बताता है, विलयता बताता है। यानी विलयता की साफ तौर पर डिफिनेशन हो जाएगी कि विलायक की मात्रा नीचे हमने रखा गुणे 100। सपोज अगर विलायक की मात्रा 100 हो गई तो 100 कट जाना चाहिए, 100 कट जाना चाहिए। तो ऊपर हमारा क्या आएगा, विलय की मात्रा। किस केस में, संतृप्त विलयन बनाने के केस में। ये कौन से विलयन के केस में, संतृप्त विलयन बनाने के केस में। कि अगर 100 ग्राम विलायक को 35 ग्राम विलय से मिलाकर संतृप्त विलयन बना लिया जाता तो बताइए उसकी विलयता कितनी हुई। तो आप बताएंगे विलयता उसकी कितनी हुई, 35% हुई। कि वो 100 ग्राम में कितना परसेंट घोल पाया, मतलब 35। यानी 1000 होता तो कितना कर पाता, 350। अगर 10 ग्राम होता तो कितना कर पाता, 3.5। समझ में आया? तो इस तरीके से ये हो गया हमारा विलयता। विलयता की डेफिनेशन क्या हुई, किसी विलयन को संतृप्त विलयन बनाने के लिए उसके 100 ग्राम या 100 ml विलयन में जितने विलय की संख्या घोली जाती है या विलय की मात्रा घोली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विलयता कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हो गई विलयता की। चलिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है भाई सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर विलयन की इकाइयां। क्या पढ़ना है, इकाई। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, यहाँ पे हम 2 इकाई के बारे में पढ़ेंगे, एक भौतिक इकाई और एक हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक इकाई, जिसे आपने क्लास 11th में भी रासायनिक इकाई, जिसे आपने क्लास 11th में पढ़ा है, यानी पढ़ना है या पढ़ रहे हैं। जो क्लास 11th वाले बच्चे अभी इसे पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है भाई, सांद्रता के आधार पर विलयन की इकाइयां 2 भागों में बांटी गई है, भौतिक इकाई और एक रासायनिक इकाई। भौतिक इकाई क्या होगा, कितने प्रकार से होगा, तो एक होता है भार प्रतिशतता, इसको आपने पढ़ रखा हुआ है। दूसरा जो है आयतन प्रतिशतता, तीसरा है आपका भार आयतन प्रतिशतता और चौथा है आपका पीपीएम में सांद्रता।
सांद्रता। इसी तरीके से रासायनिक इकाई में आपको पढ़ना है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, मोलरता। तीसरा आपको क्या पढ़ना है, नॉर्मलता। चौथा आपको क्या पढ़ना है, मोल प्रभाज। यहाँ पे मोलरता नॉर्मलता के बाद चौथा मोललता पढ़ेंगे, मोललिटी, मोललिटी यानी मोललता। और पांचवा हम क्या पढ़ेंगे, मोल प्रभाज। यानी कि भौतिक इकाई जो है अपना वो भार परसेंटेज, आयतन परसेंटेज, भार आयतन परसेंटेज और पीपीएम में सांद्रता। भार प्रतिशत क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलेय घोला जाए, ये आपकी भार प्रतिशत। 100 ml आयतन में कितना ml विलेय घोला जाए, आयतन प्रतिशत। भार आयतन में क्या है, 100 ml आयतन ml में होना चाहिए, 100 ml विलयन में कितना ग्राम विलेय घोला गया, ये आपका हो गया भार आयतन प्रतिशत। और पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और मिलियन हम जान रहे हैं कि 10 की घात 6 यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। तो 10 लाख विलायक की कैपेसिटी के अनुसार कितने विलेय घोले जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीपीएम में सांद्रता, जिसे हम इंडिविजुअल क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। रासायनिक सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो 1 लीटर विलयन में कितने ग्राम विलेय घोले गए वो आपकी क्या कहलाएगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। मोलरता क्या कहलाती है, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में कितने जो है विलेय के मोलों की संख्या घोली गई है, वो मोलरता कहलाता है। नॉर्मलता क्या कहलाता है, 1 लीटर विलयन में कितने विलेय के कितने तुल्यांकों की संख्या घोली गई है, वो नॉर्मलता। मोललता के केस में 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलो विलायक, इसके लिए हमेशा विलायक यूज करते हैं मोललता में, विलायक। 1000 ग्राम या फिर हम कहें 1 किलोग्राम विलायक में कितने विलेय के मोलों की संख्या घोली गई है, वो मोललता। और नंबर 5 आता है मोल प्रभाज, यानी विलेय के मोलों की संख्या के आधार पर कि जैसे विलयन आपका जो है 2 प्रकार का होता है, विलेय और विलायक। तो विलेय का मोल प्रभाज यानी विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटा विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। ये हमें पढ़ना है मोल प्रभाज का, जिसे इंडिविजुअल में तो हम आगे चल के पढ़ सकेंगे। तो इतना होते ही आ जाता है हमारा इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल आप बड़ा अजीब नाम सुन रहे हैं भाई, जैसे हर एक फिल्म में आधा पार्ट नहीं होता, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट उधर। आधा पार्ट तो लग जाता है भूमिका बनाने में, और आधा पार्ट के बाद तो हमें कहानी समझ में आनी शुरू होती है कि अच्छा ये हो रहा था, इसीलिए क्लाइमेक्स आ जाता है ना पूरा अच्छे तरीके से। तो ये इंटरवल, इस विलियन चैप्टर का, सॉल्यूशन चैप्टर का यहाँ इंटरवल आता है। असली चैप्टर यानी क्लास 12th का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसके बाद शुरू होता है। ये तो केवल भूमिका बनाई गई, जिसे आपने कहीं ना कहीं बचपन में पहले से ही सीख रखा हुआ था। अब आपको क्या केवल स्पेशली क्लास 12th में पढ़ना है, इसके बारे में जानना होगा। तो क्लास 12th में क्या पढ़ना है, और 9 बज के देखिए 2 मिनट हो ही गया है, यानी हमारी क्लास का समय आ ही गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, आप ही लोगों के सामने, चूंकि मैं इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप लोगों के सामने मैं क्या कर देता हूँ, अपने क्लास 12th के बच्चों को जो है क्या कर देते हैं, अटेंडेंस लगाने के लिए तब तक कह लेते हैं। और अटेंडेंस लगाने के साथ ही जो है हम क्या कर लेंगे, 15 मिनट की और क्लास इसे चला देंगे, और यहाँ पे बच्चों की भी क्लास होती रहनी चाहिए, है ना। यानी आप ही लोगों के लिए तो ये मैं बना रहा हूँ पूरा पूरा। तो यहाँ पे हम जो है 15 मिनट का अटेंडेंस क्लास लगा देते हैं। यहाँ पे 9 बज चुके हैं, कॉपी किया हमने इसको जो है, और यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, और यहाँ से ग्रुप इन्फो में जाकर हमने क्या कर दिया, ग्रुप सेटिंग में जाके हमने जो है ऑनली एडमिन से जो है ऑल पार्टिसिपेट कर दिया। और जैसे ही हमने ऑल पार्टिसिपेट किया, अरे वाह 2 2 3 3 सब बच्चे टाइप करना शुरू कर दिया, मतलब रेडी रहते हैं, इतना अच्छा लगता है। 100 में भी आ गए हैं, 3 लोग आ गए, अंशिका सिंह आ गई, यानी सभी लोग जो है रेडी रहते हैं। वाह, देखिए शिखा यादव, सोम सिंह, अचानक जो है अंशिका सिंह, और उसके बाद जो है और लोग भी टाइप कर रहे हैं, 89229 करके किसी का नंबर है, वो भी अमन कौशोदन, अमन कौशोदन भी आ गए हैं लाइन, उन्होंने भी अटेंडेंस लगा दी है। और इसके बाद जो है देखते हैं कौन आता है।
टाइपिंग जारी है और फटाफट लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे ही मैं अटेंडेंस वाली क्लास स्टार्ट करता हूं तो वो लोग जो है अटेंडेंस लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो अच्छा था मेरे लिए। तो ये तो हमारा पार्ट 1 था। देखिए सब लोग टाइपिंग करना शुरू कर रहे हैं, 3-3 4-4 बच्चे आ गए हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जैसे टाइपिंग, जैसे ही हमने मैसेज ग्रुप इन्फो ऑन किया तो सभी लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं कि सर कब आएंगे, और जो है तुरंत अपना नाम के साथ जो है अटेंडेंस लगाना है। तो ये अटेंडेंस लगा देते हैं आप लोगों की ही वजह से। आप लोग जो इतना उत्साह दिखाते हैं हमारे साथ, तो मेरा भी मन करता है कि क्या ऐसा कर दिया जाए, कितना अच्छा और पढ़ा दिया जाए कि आप लोगों को भी मज़ा आ जाए। तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों का। ऐसे ही आप लोग उत्साह बढ़ाते रहा करिए। वीडियो अगर आप देखते हैं, देख के तो चले जाते हैं, लेकिन लाइक और कमेंट किया करें ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ वाकई में ये अच्छा चल रहा है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ सर पूरा क्लास अच्छे से समझ में आया, हाँ सर बहुत अच्छा वीडियो बना, हाँ सर मुझे यहाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आई, ये कमेंट आप कर दें, और ये सर यहाँ पे आपने ये मिस्टेक कर दी थी, ये कमेंट कर दीजिए। मतलब आप लोग कमेंट किया करें वीडियो पर। यूट्यूब पर जब मैं डालता हूँ तो आप लोग वहाँ जाके कमेंट किया करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगता है देखिए। और बहुत सारे सगुन आ गए, नीरज कुमार आ गए, और भी लोग टाइप कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ, ये तो मैंने बता दिया आज की क्लास में। ये जो पार्ट 1 है इसको अभी यहीं पे रोकता हूँ, और पार्ट 2 जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 12 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तो भूमिका हो गई। भूमिका यानी कि हमने क्या बना दिया, बेस बना दिया। और इसके बाद जो अपना क्लास 12 का टॉपिक है तो वो जल्दी मैं वीडियो बनाकर आ जाऊंगा। तब तक मैं जो है इस वीडियो को जो अभी मैंने बनाया इसको अपलोड करके आप लोगों के सामने जारी कर देते हैं ग्रुप में। आप लोग इसे अच्छे से आके देख लें, समझ लें, और मिलते हैं फिर इसके बाद सेकेंड वीडियो में। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।